जय हिंद। नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आइए अपनी महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम मूल विधि एवं संविधान को सॉल्व करेंगे। मूल विधि एवं संविधान को हिंदी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आपको कराया जा चुका है। ठीक है, एक बार आप जाके देखेंगे, आपके अंदर जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में लिखा है, आपको बताना है। तो देखिए जो अशोक के अभिलेख हैं, वो मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? वो मुख्यतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन उत्तर भारत का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, कहाँ पे? ये जो उत्तर पश्चिम प्रांत है, यहाँ पे जो कुछ अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया है? खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कौन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, एक पड़ता है मान सेहरा। क्या बोलेंगे? मान सेहरा। एक होता है मान सेहरा, एक होता है आपका शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी। तो ये जो दोनों पड़ता है, ये कहाँ पे पड़ता है? ये दोनों पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। तो ये दोनों जो अभिलेख हैं ये आपके कहाँ, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ये आपका लिखा गया है खरोष्ठी लिपि में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ये प्रश्न आपको याद रखना है। कौन सा प्रश्न? ये प्रश्न आपको याद रखना है ना, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में सीधा क्लिक करेंगे। देखिए अशोक का ग्रीक आर्मेइक द्विभाषी अभिलेख ये कहाँ से मिला है? ये आपका मिला है सर ए कूना कंधार अफगानिस्तान से। कहाँ से मिला है? सर ए कूना कंधार अफगानिस्तान से। अशोक का अभिलेख सोपारा महाराष्ट्र से किस लिपि में मिला है? आपका मिला है ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में मिला है? ब्राह्मी लिपि में। धम्म महामात्र का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो आपका मिलता है पांचवें बृहद शिलालेख में। पांचवें बृहद शिलालेख में। कलिंग का युद्ध व उसके पश्चात आपका जो वर्णन है वह किस शिलालेख में मिलता है? तो आपके उनके 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है। किस शिलालेख में मिलता है? 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है। अशोक का नाम पहली बार स्पष्ट रूप से किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका मिलता है मास्की लघु अभिलेख। मास्की लघु अभिलेख कहाँ पे पड़ता है? वो आपका पड़ता है कर्नाटक में। दिल्ली टोपरा स्तंभ मूलतः जो है यह कहाँ से लाया गया था? तो आपका लाया गया था टोपरा कला यमुना नगर हरियाणा से। कहाँ से लाया गया था? टोपरा कला यमुना नगर हरियाणा से। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद स्तंभ पर जो अशोक के अभिलेख हैं उनके अतिरिक्त और किस शासकों के अभिलेख हैं? तो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त और जहांगीर। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त और जहांगीर। ये प्रश्न याद रखिएगा। जो प्रयागराज का स्तंभ अभिलेख है वहाँ पे समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी लेख हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की? किसकी स्थापना की? कृषि विभाग की स्थापना की। तो किसने की भाई साहब? उनका नाम है MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये अपने सुधारों और प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो उन्होंने जो एक कृषि विभाग की स्थापना की जिसको बोलते हैं दीवान ए कोही। क्या बोलेंगे? दीवान ए कोही, है ना। इन्होंने अपनी राजधानी भी परिवर्तन किया था। ठीक है, दिल्ली से कहाँ से लेके गए थे बताइए? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया होगा। देखिए उन्होंने एक कृषि सुधार के लिए एक नया विभाग की स्थापना की, इसको बोलेंगे दीवान ए अमीर ए कोही। इस विभाग का कार्य क्या था? इस विभाग का कार्य था किसानों को सहायता देना, कृषि योग्य भूमि बढ़ाना, सिंचाई तथा बीज पशु आदि के लिए ऋण देना। ठीक है, बट यह जो है इनका जो व्यवहारिक प्रयोग था यह कठिनाई और भ्रष्टाचार कारण जो है सफल नहीं हो सका था, है ना। याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न आपको याद रखना है। कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी दिल्ली है वह कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आपका की थी देवगिरी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक की जो टोकन मुद्रा है वह किन धातुओं में जारी हुई थी? तो आपका तांबा और पीतल में। किसमें जारी हुआ था? तांबा और पीतल में चीज याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो आपका 1303 ईस्वी में। बलबन ने सुल्तान के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाने हेतु दरबार में कौन सी रस्में लागू की? तो सिजदा और पैबोस। चहलगनी क्रॉप्स ऑफ 40 किस सुल्तान से संबंधित मानी जाती है? तो इल्तुतमिश से मानी जाती है। तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। आगे हम अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जीएस के हैं। आगे जो है मूल विधि एवं संविधान, मूल विधि के जो क्वेश्चन है काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, BNS के, VNSS के। ठीक है, मतलब आप समझिए कि आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना उसको काफी ध्यान से देखने होते हैं। कैसे? आप कहेंगे कैसे भाई साहब? तो देखिए यहाँ पे ABC ऑप्शन तो दिया ही है, बट इसका नंबरिंग देखिए कैसा किया है। नंबर यहाँ पे 1 दे दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको आपके दोनों कान खड़े हो जाने चाहिए, है ना कि ये कैसे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो संस्था है उसका स्थापना कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी बताइए? तो देखिए जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये आपका हुआ था, सबसे पहले याद रखिए 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुआ था। अगर पूछे तो मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुआ था? तो मानव धर्म सभा की स्थापना हुआ था 1844 ईस्वी में। कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था।
सूरत में हुआ था, है ना। और अगर पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? कहाँ किए थे? बम्बई। बम्बई बोले तो मुंबई, है ना। मुंबई नगरीय तो देख बबुआ। तो बम्बई में जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नदवातुल उलमा, ये आपके कहाँ पे होता है? आपके यूपी के कानपुर में होता है। कहाँ पे होता है? ये आपके यूपी के कानपुर में होता है। इसका आप मिलान कर लीजिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो एक का 3 हो जाएगा। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? मानव धर्म सभा की स्थापना आपका कानपुर में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? आर्य समाज की स्थापना बताइए कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुआ था ये आपका मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और नदवातुल उलमा की स्थापना कानपुर में हुआ था। इसका आप मैच करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका मैच करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें हैं। देखिए ये प्रश्न अब आपको याद रखना है। जो अगला प्रश्न है ये प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि आदि ब्रह्म समाज का गठन कब और किसने किया? तो आदि ब्रह्म समाज का गठन किए थे 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए केशव चंद्र के ब्रह्म समाज के अलग होने से उन्होंने मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा होती है? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये आपका 1866 ईस्वी में केशव सेन के नेतृत्व में होती है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में होती है। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ, मतलब तत्वबोधिनी पत्रिका जो है यह कब प्रारंभ हुई और इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो 16 अगस्त 1843 को यह जो है स्टार्ट हुआ था। और इसके प्रथम संपादक थे अक्षय कुमार दत्त। कौन थे? अक्षय कुमार दत्त। प्राथमा समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्राथमा समाज की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, कुछ और हम अगर आपसे पूछ ले कि आपको याद होगा, आप बताएंगे? सबसे पहले आप ये बताइए कि एक प्रश्न है बार बार पूछता है जिसको बोलेंगे अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? बताइए फटाफट। तो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। अगर आपसे पूछ ले कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था 1916 में? तो होम रूल लीग की स्थापना किए थे एनी बेसेंट और तिलक ने। एनी बेसेंट और तिलक ने कब किए थे? 1916 में, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि एक पढ़ता है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। एक होता है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आंसर बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटावस्की। किसने किया था? मैडम ब्लाटावस्की ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था। ये तो आपको पता होगा। अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। एक होता है ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है, क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसकी स्थापना किसने किया था? उसकी स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो एम.जी. रानाडे ने किया था। किसने किया था? एम.जी. रानाडे ने किया था। तो ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? बताइए आपको। भारत में जो है सबसे अधिक उपजाऊ जो मृदा है यह कौन सी है? तो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगा, है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए जलोढ़ मृदा जो होता है ये आपका हिमालयी व प्रादीपीय नदियां से मिलकर अत्यंत उपजाऊ मृदा है। सामान्यतः इसमें जो है नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस की कमी पर पोटास और फास्फोरिक अम्ल की अपेक्षाकृत इसमें पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। बनावट इसमें कैसा होता है? इसमें रेतीली दोमट से चिकनी होती है, इसलिए इसमें जल धारण व निकास दोनों के अच्छे, मतलब जल निकास दोनों अच्छे क्षेत्रों में यह संभव है। इसमें जो है प्रमुख आपका गेहूं, धान, गन्ना, जूट, तिलहन आदि इसकी जो है उच्च उत्पादकता होती है। याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न याद रखिए, कह रहा है कि जलोढ़ मृदा से दो प्रमुख और कौन से बनते हैं? तो जलोढ़ मृदा से आपका बनते हैं खादर और बांगर। खादर को बोलेंगे नया मिट्टी और बांगर मतलब पुराना। लाल मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लाल मृदा जो है आपका होता है लौह ऑक्साइड के कारण, जिसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड से। किससे होता है? फेरिक ऑक्साइड से। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो काली मृदा को बोलेंगे रेगुर, है ना। काली मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली मृदा आपका कपास के लिए प्रसिद्ध है। जूट की उपजाऊ सर्वाधिक उपज जो है वह किस मृदा में मिलती है? आपका मिलती है डेल्टाई जलोढ़ मृदा। देखिए जो जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में होता है। इसके बाद आपके बिहार के उधर साइड पड़ता है जो नॉर्थ साइड होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड, ठीक है, पूर्णिया वगैरह साइड। तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में उमस और वर्षा भी होती है, इसलिए वहाँ पे जूट अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वह कैसा होता है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ध्यान दीजिएगा। जो ऊर्जा का प्रवाह का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। ऊर्जा का प्रवाह का सिद्धांत क्या कर रहा है? ऊर्जा का प्रवाह सिद्धांत कर रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह सिद्धांत कर रहा है कि सभी पारिस्थितिकी तंत्र, गहरे समुद्री हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर में ऊर्जा का स्थानांतरण एक तंत्र को छोड़कर उसमें जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। देखिए लिंडमैन का एक 10% नियम है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही जो है अपना अगले स्तर पर जाती है। पिरामिड की जो आकृति होती है, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि हर स्तर पर ऊर्जा घटती रहती है, इसलिए इसका आकार हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि
जो पिरामिड होता है, जनसंख्या पिरामिड होता है, वो किसको दर्शाता है? तो जो जनसंख्या पिरामिड होता है आपका आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है, आयु और लिंग संरचना को दर्शाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऊर्जा प्रवाह में 10% नियम किसने दिया था? तो आपका लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। किस प्रकार का पिरामिड समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो सकता है? तो आपका जैव भार का जो पिरामिड होता है, जैव भार का जो पिरामिड होता है, ये आपका उल्टा हो सकता है। किसमें? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड जो होता है, ये आपका उल्टा हो सकता है। ऊर्जा पिरामिड में, पिरामिड में सबसे अधिक ऊर्जा जो है किस पोषण स्तर पर होती है? तो आपका सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है, जिसमें उत्पादक, जिसको बोलेंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर में, जो हरे पौधे में है, उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, हर मतलब ऊर्जा पिरामिड का हर स्तंभ क्या दर्शाता है? तो आपका दर्शाता है प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई समय ऊर्जा प्रवाह, प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई समय ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिर से मिलान करने के लिए आ गया, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखना है। देखिए, जो एटना का ज्वालामुखी है, विसुवियस का ज्वालामुखी है, एरिबस का ज्वालामुखी है, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो बताइए। तो जो एटना का ज्वालामुखी है, एटना का ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है? विसुवियस का ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है? एरिबस का ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? और कोटापेक्सी का ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? तो सबसे पहले कोटापेक्सी ईजी होगा, आपको याद होगा। ये कहाँ पे पड़ता है? आपका पड़ता है इक्वाडोर में। कहाँ पे पड़ता है? कोटापेक्सी का जो ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में, है ना। जो पहले आपको याद है उसको फिर मिलान करके फिक्स कर लीजिए। ठीक है, एटना कहाँ पड़ता है? एटना पड़ता है आपका सिसली में। कहाँ पड़ता है? सिसली में। एटना कहाँ पड़ता है? सिसली में। तो 2 आ गया, तो अगर आपको 2 आ रहे हैं तो से आप मिलान करिए। कौन सा? ए का सिसली किधर हो रहा है? ए का 4 हो रहा है। तो ए का 4 किसमें हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। देखिए हो रहा है ना। और कोटापेक्सी किधर हो रहा है? कोटापेक्सी डी का इक्वाडोर किसमें? डी का 2। तो डी का 2 इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इज, मतलब बी के सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब विसुवियस ज्वालामुखी ये कहाँ पे पड़ता है? तो विसुवियस ज्वालामुखी पड़ता है, आपका पड़ता है इटली में। कहाँ पड़ता है? इटली में। और एरिबस ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? एरिबस ज्वालामुखी पड़ता है रॉस द्वीप में। कहाँ पड़ता है? रॉस द्वीप अंटार्कटिका पड़ता है ना। रॉस द्वीप अंटार्कटिका में पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? तो आपका माउंट मेरापी आपका स्थित है इंडोनेशिया में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ पे पड़ता है? हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो जलवाष्प। इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा ज्वालामुखी 79 ईस्वी में पोम्पई नगर को नष्ट कर चुका है? तो माउंट विसुवियस जो है वह 79 ईस्वी में पोम्पई नगर को नष्ट कर चुका है। चलिए अगला जाता है त्योहार एवं संबंधित राज्य आपको बताना है। तो बताइए भाई साहब, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है आपको बताना है। चलिए बताइए। छठ पूजा बिहार में पड़ता है, एकदम सही है। डांग दरबार आपका डांग दरबार जो है आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी बात सही है। सरहुल तमिलनाडु में पड़ता है, नहीं सरहुल तो तमिलनाडु नहीं पड़ता है। सरहुल कहाँ पड़ता है? सरहुल आपका झारखंड में पड़ता है, ये गलत हो जाएगा। सरहुल कहाँ पे पड़ता है? ये आपका पड़ता है झारखंड में। माघी साजी ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी बात सही। तो कह रहा है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है। चलिए तमिलनाडु में क्या बोल रहे हैं इसको? तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिश्मी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है? तो आपका हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश का। अम्बुबाची मेला किस राज्य में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो भाई साहब अम्बुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? असम में। कहाँ किया जाता है? असम में। कौन सा तेलुगु त्यौहार, मतलब कौन सा जो त्यौहार है वह तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो उगादी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, उगादी। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है आपका नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड में। वांगला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला जो त्यौहार है वह आपका गारो मेघालय जनजाति में, गारो द्वारा जो होता है, मतलब गारो जनजाति होती है उसके द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो खासी जनजाति सब मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी भी है और जनजातियाँ भी है। चलिए अगला फिर से मिलान करने के लिए कह रहा है कि भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला ये सब जो है इस्पात यंत्र है, यह किस राज्य में स्थित है? यह जो है किस राज्य में स्थित है? फिर से आपको बताना है। देखिए भिलाई कहाँ पड़ता है, बोकारो कहाँ पड़ता है, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है और राउरकेला कहाँ पड़ता है? चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए जो भिलाई पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? भिलाई पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? भिलाई पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ पे पड़ता है? बोकारो पड़ता है आपका झारखंड में। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अगर दुर्गापुर पूछे तो दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? तो दुर्गापुर पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। राउरकेला तो आपको जानते होंगे, राउरकेला कहाँ पे पड़ता है? आपका ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मिलान कर लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो कौन सा सही हो रहा है बताइए? भिलाई। A1 तो सब तो सही है। ठीक है। देखिए इसमें सी वाला जो ऑप्शन है सबसे अलग दिया है। तो अगर आप सी को ही अगर पकड़ लेंगे ना तो आपका सबसे सही हो जाएगा। तो सी कह रहा है कि जो दुर्गापुर है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सी का 3 कि सी का 4 बताइए? दुर्गापुर। तो सी का 3 इसमें कह रहा है। नहीं क्वेश्चन क्या पूछा है? एक मिनट, ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से इसमें देखिए भी ऑप्शन वाला मामला गड़बड़ा दिया। 1 दिया, 2 दिया, फिर नीचे 3 दे दिया और ऊपर 4 दे दिया। समझ रहे हैं बात को? गुरु यहीं पे मामला गड़बड़ होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो दुर्गापुर है ये कहाँ पे? ये C3 में है ना। दुर्गापुर जो है आपका उड़ीसा में है। दुर्गापुर आपका वहाँ पे पश्चिम बंगाल में है ना। तो सी का ये हो जाएगा।
तो कौन सा आंसर सही हो रहा है? इसका आंसर सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात कौन सा है? तो आपका हो जाएगा राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश से हुई? तो आपका वही सोवियत संघ जिसको बोलेंगे रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? आपका यह भी जो है यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित हुआ है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, ब्रिटेन हो जाएगा। हजीरा उर्वरक कारखाना यह किस पर आधारित है? आपका जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न आइए, देखिए फिर से क्वेश्चन आगे इंपॉर्टेंट, फिर से आपको मिलान करना है। तो भाई साहब ये सब प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मामला गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, है ना, तगड़ा क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। देखिए कनक भवन, कनक भवन जो है यह कहाँ पे है? तो कनक भवन आप जानते होंगे, कनक नाम से अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत बताइए कहाँ पे है? तो कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है। आप गए हैं? ये दोनों जगह हम जा चुके हैं। चलिए कालिंजर दुर्ग गए हैं? कालिंजर दुर्ग कहाँ पड़ता है? आपका बांदा में पड़ता है, ये भी हम जा चुके हैं। ठीक है, और देवा शरीफ हम नहीं गए हैं। देवा शरीफ पड़ता है बाराबंकी में। कहाँ पड़ता है? बाराबंकी में पड़ता है। तो आप यहाँ पे मिलान कर लीजिए कौन सा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, है ना, वी इज ए राइट आंसर। चलिए देखिए कनक भवन किस देवी देवता को समर्पित है? तो कनक भवन आपका श्री राम व माता सीता को जो है समर्पित। काफ़ी मतलब अच्छा वहाँ पे दृश्य देखने को मिला है। चारों मतलब एक बीच में बड़ा सा आंगन है और चारों तरफ जो है बढ़िया देवी के भगवान के रामचंद्र के काफ़ी अच्छे मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया गया है। कामदगिरी शब्द का संस्कृत अर्थ क्या माना जाता है? तो जिसको बोलेंगे कामनाएं पूर्ण करने वाला पर्वत। तो कामदगिरी पर आप जब भी चित्रकूट जाइए वहाँ पे गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, रामगंगा, सती अनसुईया, ठीक है, कामदगिरी जो पर्वत है वहाँ पे आप जाएंगे, अगर उसकी परिक्रमा करेंगे, लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, 5 को उसको बोलेंगे। तो 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि भरत के पैरों के चिन्ह भी वहाँ पे स्थित है ना, और मतलब मजा आ जाएगा। कालिंजर दुर्ग में प्रवेश के प्रमुख द्वार कितने हैं? तो आपका 7 द्वार है। कालिंजर दुर्ग में प्रसिद्ध शिव मंदिर का क्या नाम है? तो शिव मंदिर का नाम भाई साहब नीलकंठ महादेव मंदिर है। हमारे बगल में भी नीलकंठ महादेव मंदिर है एक, है ना। चलिए देवा शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? तो देवा शरीफ जो है आपका हो जाएगा हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह का। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि चरकुला है यह प्रमुख नृत्य कहाँ का है? चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का? तो आपका ये हो जाएगा चरकुला आपका कहाँ पे हो जाएगा? ब्रजभूमि का हो जाएगा। ब्रजभूमि बोले तो मथुरा वृंदावन। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है कि जो घूंघटधारी महिलाएं होती हैं वो लकड़ी के पिरामिड को, यानी कि जिसको बोलेंगे चरकुला, उसको रखकर सर पे नृत्य करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि रासलीला विशेषतः कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो रासलीला आपका प्रसिद्ध है ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली मनाई जाती है बरसाना व नंदगांव मथुरा में। धोबिया नृत्य किस समुदाय का है? तो आपका पूर्वांचल के धोबिया समुदाय का लोक नृत्य है। पूर्वांचल के धोबिया समुदाय का यह लोक नृत्य है। कजरी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो कजरी का आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश माना जाता है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो आपका हुआ था 13 नवंबर 1963 को। 13 नवंबर 1963 को, याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 13 नवंबर 1963 को। चलिए इसका बताइए, कह रहा है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो जो प्राकृतिक धरोहर होते हैं उनको यह जो है एक संरक्षण प्रदान करता है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूनेस्को का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है आपका वहाँ पे फ्रांस में, पेरिस में, है ना, फ्रांस के पेरिस में पड़ता है। उत्तर प्रदेश यूनेस्को का जो पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एफएओ विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय आपका है रोम इटली में है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी कन्या में है। आईसीएओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका पड़ता है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए, ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट लीजिए और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। 21-22 दिसंबर के बाद हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, समय अभी तो कम मिल पा रहा है, तो हम सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। बट आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो अच्छा करेंगे, नहीं तो फिर बीच में बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपका 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 2 अक्टूबर को
महात्मा गांधी की जयंती भी पड़ती है ना, उसी दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है स्वीकृत है। बाकी सब नहीं पूछता, ये पूछेगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए आप। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस यह कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, कौन सा सोशल मीडिया आप ज़्यादा चलाते हैं उसका प्रश्न आ गया है, ठीक है। चलिए, कह रहा है फेसबुक, जिसको बोलेंगे मेटा, है ना। फेसबुक कंपनी की शुरुआत कब हुई थी बताइए फटाफट। तो जो फेसबुक की कंपनी की शुरुआत हुई थी ये हुआ था आपका सन 2004 में। कब हुआ था? सन 2004 में। इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो वर्तमान नाम है जो है मेटा। इसको क्या बोलेंगे? मेटा, ठीक है। किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने, मार्क जुकरबर्ग ने, ठीक है। देखिए, लिंक्डइन जो काफ़ी फेमस, यहाँ पे जॉब वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन का सार्वजनिक कब लॉन्च हुआ था? आपका 5 मई 2003 को लॉन्च हुआ था। ट्विटर, जिसको बोलेंगे अब एक्स, एलन मस्क ने ले लिया है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? सन 2006 ईस्वी में। इंस्टाग्राम ऐप का उद्घाटन कब हुआ था? आपका हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को, 6 अक्टूबर 2010 को। सबसे ज़्यादा ये लोग चलाते हैं ना, बट आप जान लीजिए अभी तक मैंने इस पर आईडी नहीं बनाई है। व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सअप की स्थापना हुई थी 2009 ईस्वी में। फेसबुक की मूल कंपनी का नाम मेटा, यह कब नाम हुआ? मतलब इन्होंने जो मेटा कब रखा, जो है फेसबुक से मेटा कब रखा? तो यह 28 अक्टूबर 2021 को, 28 अक्टूबर 2021 को। चलिए, कंप्यूटर प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस किसको बोलेंगे? एक होता है इनपुट होता है, एक होता है आउटपुट। एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। देखिए, इनपुट जिसको बोलेंगे, जिसको आप ऐसी चीज़ें जो हम कंप्यूटर में इंटर करेंगे। आउटपुट मतलब जो बाहर प्रदर्शित हो। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा? मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर भी, मॉनिटर से हम लोग देख पा रहे हैं ना, आउटपुट है। प्रिंटर भी आउटपुट है। प्लॉटर भी आउटपुट है। तो जो माउस है ये माउस इनपुट है। माउस क्या है? माउस इनपुट है। माउस के अलावा कौन सा इनपुट है? माउस के अलावा जैसे आप मान लीजिए स्कैनर ये भी इनपुट में आएगा, ठीक है। कीबोर्ड बताइए, कीबोर्ड किस में आएगा? तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट में आएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए, देखिए, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड किस प्रकार डिवाइस है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। HDMI, ये प्रश्न पूछता है, HDMI याद रखिएगा। इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। रोम एक होता है, रैम होता है, एक रोम होता है। तो रीड ओनली मेमोरी इसको बोलेंगे, और रैम होता है जिसको बोलेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रोम होता है यह नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। और फ्लैश मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होता है, जबकि जो रैम होता है ना, रैम, वो आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए आपका आ गया फिजिक्स क्वेश्चन। कह रहा है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य वह दूरी है जो एक जैसे फेज वाले दो क्रमिक बिंदुओं, यानी कि जैसे दो श्रृंग और दो गर्त के बीच का होता है, ठीक है। ये प्रश्न याद रखिएगा। देखिए, अगला कह रहा है तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का SI इकाई है मीटर। तरंग दैर्घ्य बोले तो लेमडा। आवृत्ति तथा चाल के बीच में मूल संबंध क्या है? तो V=N लेमडा होता है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो आपका हर्ट्ज हो जाएगा। कौन सी तरंगे शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे। CT स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? और इसके जैसा एक होता है जिप्सम, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। यहाँ SO4 यहाँ नीचे होगा, ठीक है। तो CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O। और यहीं पे अगर हम कर दें CaSO4.2H2O, तो ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जिप्सम का। किसका हो जाएगा? जिप्सम का, याद रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O, हाफ रहेगा, यानी कि अगर किसी का हाथ मतलब हाथ टूट गया, ठीक है, जब टूट गया तो प्लास्टर बंधेगा। भाई जब प्लास्टर बंधेगा ना, हाथ टूट गया, आधा हो गया हाथ, तो प्लास्टर बंधेगा, तो उसको याद रखिएगा POP हो गया, ठीक है। और जिप्सम, तो जिप्सम में जीप में कितनी गाड़ी? 2 पहिए, ऐसा करके याद रखिए। तो हाफ हुआ तो यानी हाथ हाफ हुआ, तो प्लास्टर बंधेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। अब भूलेगा नहीं। चलिए, देखिए, जिप्सम को लगभग 373 केल्विन गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, याद रखिएगा। चलिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? अभी हम आपको बता चुके हैं। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो भाई CaSO4.2H2O, कठोर ठोस ये होता है। डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस कार्य में करते हैं? तो इसको बोलेंगे वही टूटी हड्डियों को स्थिर करने के लिए
प्लास्टर बनाने में, है ना। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? तो बॉक्साइट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बॉक्साइट का प्रयोग होता है। चलिए अब बताइए, त्रिकोष्ठीय, थ्री चैम्बर हृदय कहाँ पे पाया जाता है? तो मतलब तीन किस में पाया जाता है? थ्री चैम्बर्ड हृदय, थ्री चैम्बर्ड हृदय यह किस में पाया जाता है? देखिए, जो बंदर होता है उसमें कितना पाया जाता है बंदर में? बताइए सबसे पहले आप। बंदर, मंकी, मंकी में कितने वो पाए जाते हैं, कितने चैम्बर्ड पाए जाते हैं? तो मंकी में पाए जाते हैं 4 चैम्बर्ड। ठीक है, मंकी में 4 चैम्बर्ड पाए जाते हैं। तो जो उभयचर होते हैं इसमें जो है थ्री चैम्बर्ड त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। किसमें? उभयचरों में, है ना। तो उभयचरों में देखिए क्या होता है, उभयचरों में होता है 2 आलिंद और 1 निलय। क्या होता है? 2 आलिंद और 1 निलय होता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? उभयचरों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मछलियाँ में कितने कच्छ पाए जाते हैं? तो मछलियों में आपके जो है 2 कच्छ पाए जाते हैं। उभयचर व अधिकांश सरीसृप में आपका 3 कच्छ पाए जाते हैं। और मछली पक्षी स्तनधारी, पक्षी स्तनधारी इसमें 4 कच्छ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपाई आपका ब्लू व्हेल हो जाएगा। बंदर हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसमें 4 होते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न किस किस्म का है? तो आपका यह मुर्गियों का किस्म है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो भाई आपका किंग कोबरा हो जाएगा। और अधिकांश कीट कैसे शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। किसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस स्थान पे की है भाई साहब? उन्होंने किया है IIT भुवनेश्वर में। कहाँ पे? IIT भुवनेश्वर में, है ना, याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न याद रखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो इसकी प्रयोगशाला में जो उपकरण है और सॉफ्टवेयर पर लगभग कितनी लागत प्रस्तावित है? 4.6 करोड़। ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा। परियोजना वित्त पोषण का जो है, परियोजना का जो वित्त पोषण है किस योजना से होगा? तो MPLD योजना, ये सब नहीं पूछेगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वो प्रश्न याद रखिए कहाँ पे है आपका? IIT भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 30 सितंबर 2025 को CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया भाई साहब? ये करते हैं आपके प्रवीर रंजन। कौन करते हैं? प्रवीर रंजन। तो प्रवीर रंजन 30 सितंबर 2025 को CISF के नए DG के रूप में कार्यभार या संभालते हैं, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आर्यस भट्टी का, याद रखिएगा। देखिए CISF का प्रमुख दायित्व क्या है? तो CISF का प्रमुख दायित्व है नागरिक हवाई अड्डों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना। तो हालांकि अभी तो एयरपोर्ट में काफ़ी अफरा-तफरा मची हुई है, इंडिगो की काफ़ी सारी फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं, है ना। अब उसका कारण क्या है? मिसमैनेजमेंट, है ना। तब अब जॉब की कमी है। ठीक है, क्या बोला जाए। चलिए CISF की पहली महिला DG कौन थी? तो नीना सिंह थी, है ना, नीना सिंह थी। उसमें काफ़ी मतलब एक दोस्त था, वो भी बेचारा फंसा था। क्या बोला? 2025 में CISF की स्वीकृति जनशक्ति का लक्ष्य क्या तय हुआ था? आपका हुआ है 2.2 लाख तक इसमें विस्तार का अनुमोदन हुआ है। CISF की स्थापना कब होती है? तो CISF की स्थापना होती है सन 1969 में, सन 1969 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना किस राज्य का के अनुसार जो है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था? तो जनसंख्या का तो सबसे कम था आपका वहाँ का अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं? तो ऊपर कुल जनसंख्या होगी, है ना, टोटल जनसंख्या होगी, और वहाँ का क्षेत्रफल हो जाएगा बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल आपका वर्ग किलोमीटर में आप जैसे निकाल सकते हैं। तो जो जनसंख्या है वहाँ 2011 के अनुसार किस राज्य का सबसे कम था जनसंख्या घनत्व? तो अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अगर केंद्र शासित की बात पूछें कि केंद्र शासित में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। ठीक है, चलिए 2011 के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जनसंख्या घनत्व किसका कम था? तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। 2001 से 2011 में नकारात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा था? आपका नागालैंड हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? तो असम का था। 2011 में भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? 31.1%। 2011 में सबसे कम कुल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? आपका हो जाएगा सिक्किम। 2011 में सबसे कम कुल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि अगर कोई पत्र याचिका, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर हो तो उसे लॉज करने का आदेश किसके द्वारा पारित होना चाहिए? तो किसके द्वारा पारित होना चाहिए भाई साहब? हो जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा यह पारित होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि PIL को सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत दाखिल किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट में PIL किस अनुच्छेद के तहत दायर किया जा सकता है? तो हाई कोर्ट में जो PIL होता है यह 226 के तहत दायर किया जा सकता है। 226 के तहत PIL दायर किया जा सकता है। ठीक है, PIL को
पीआईएल के रूप में आमतौर पे कौन सी श्रेणियां स्वीकार होती हैं? तो जैसे आपका हो जाएगा बांडेड लेबर, उपेक्षित बच्चे, पर्यावरण, दंगों को लेकर आदि, सब चीज़ को लेकर पीआईएल जो है आमतौर पे इस जो ऐसी श्रेणियां होती हैं उनको स्वीकार किया जा सकता है। कौन से मामले में पीआईएल के रूप में सामान्यतः स्वीकार नहीं होते? तो आपका हो जाएगा मकान, किराएदार विवाद में, सर्विस पेंशन मामले में, एडमिशन आदि के मामले में पीआईएल स्वीकार नहीं होते हैं। पीआईएल के मामलों के लिए जज को नामित कौन करता है? तो पीआईएल मामलों के लिए जज को नामित करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अभी जो एसएससी वाला जो मामला था उसमें क्या नाम था उनका, मैथ वाले जो टीचर अभिनय सर जो है वो पीआईएल दाखिल किए हैं। तो उसमें देखिए क्या प्रोसेस होता है। लेटर पिटीशन की परिभाषा हाई कोर्ट नियमों में कहाँ मिलती है? तो आपका मिलती है दिल्ली जैसे उच्च न्यायालयों में। दिल्ली जैसे उच्च न्यायालय के रूल में 2010 में लेटर पिटीशन की परिभाषा हाई कोर्ट नियमों में कहाँ मिलती है? तो जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय में, है ना, याद रखिएगा। अब तो आप बोलेंगे कि भाई साहब ये पीआईएल आप कर रहे हैं तो पीआईएल होता क्या है? पीआईएल होता क्या है तो बताइए। तो देखिए जो पीआईएल होता है ना, इसको बोलेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोलेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट POVLIC पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको बोलेंगे लोकहित याचिका। यह क्या होता है? यह एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें जनहित से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जैसे कोई भी नागरिक होता है, कोई भी संगठन होता है, वह सीधे कोर्ट में अपना क्या करता है? सीधे कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह स्वयं उस मामले से प्रभावित न हो, है ना, याद रखिए। अगर आप उस मामले से प्रभावित नहीं भी हैं तो भी आप जो है पीआईएल दायर कर सकते हैं। पीआईएल दायर कहाँ पे होता है? पीआईएल वहाँ पे दायर होता है जहाँ पे जनता का अधिकार प्रभावित हो रहा है, सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभा रहा है, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भ्रष्टाचारों का शोषण हो रहा है। ये सब चीज़ें जहाँ पे हो रही हैं वहाँ पे पीआईएल दायर की जा सकती हैं। याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो प्रश्न है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संज्ञेय अपराध, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। संज्ञेय अपराध होता है, एक होता है असंज्ञेय अपराध, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। कह रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी सामान्य परिभाषा क्या है? तो संज्ञेय अपराध किसको बोलेंगे बताइए? जिसमें पुलिस केवल वारंट से गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, जो केवल निजी परिवाद पर चलता है, जो सदैव जमानती होता है। बताइए आप इसका आंसर आप बताइए, बहुत मूल विधि पढ़ चुके हैं यहाँ वहाँ से, है ना। चलिए बताने का प्रयास करिए। तो देखिए जो संज्ञेय अपराध होता है जिसमें पुलिस क्या करता है? जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। किसमें? संज्ञेय अपराध में। असंज्ञेय अपराध में क्या होता है? असंज्ञेय अपराध में क्या होता है बताइए? तो जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी का, जिसमें जो पुलिस होता है उसमें बिना वारंट के उसको गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है। कौन सी धारा में दिया गया है? वो धारा दिया गया धारा 2 के 1 के ओ में तहत, है ना, BNS में, याद रखिएगा। चलिए अगला आगे देखिए। देखिए जो संज्ञेय अपराध होता है उसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या किसी प्रचलित कानून के बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। यही परिभाषा अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की धारा 21G में दी गई है, 21 के G में दी गई है, और यह CRPC 1973 की धारा 2C के समान है। चलिए इसको बताइए। कह रहा है कि असंज्ञेय अपराध क्या अर्थ क्या होता है? तो ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट का, मतलब पुलिस के पास जो है बिना वारंट का गिरफ्तारी का अधिकार उसमें नहीं होता है पुलिस के पास। और धारा 21 के ओ में BNS में आएगा। BNS में शिकायत किसे कहा गया है? तो BNS में शिकायत किसे कहा गया बताइए? तो मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक लिखित आरोप, पुलिस रिपोर्ट इसमें जो है शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण, जांच के बाद असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट शिकायत मानी जाएगी। धारा 21H एवं उसका स्पष्टीकरण में आएगा। संज्ञेय मामले की सूचना FIR लेने का जो प्रावधान है वह BNS की किस धारा में है? तो धारा 173 में। कहाँ पे है? धारा 173 में है, याद रखिएगा। महिला पीड़िता के मामलों में FIR किसके द्वारा दर्ज की जाएगी? तो जो महिला पीड़िता है तो उनके मामले में महिला पुलिस अधिकारी ही करेंगे, है ना। तो धारा किसमें? धारा 173 की पहली प्रोविसो BNS में, है ना। पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी सामान्य शक्ति का उल्लेख BNS की धारा किस में है? तो धारा 35 में है। धारा 35 में। ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न आपको एकदम याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि VNS नहीं, VNSS, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 2 बार में SS है ना, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भाई साहब ये कह रहा है यह कब से लागू है? और ये बताइए कि यह जो है जो CRPC की, यह किसको प्रतिस्थापित करता है? तो जो BNSS है ये आपका CRPC के जो 1973 वाला जो कानून था उसको प्रतिस्थापित करके ये आ गया क्या? BNSS, ठीक है, याद रहेगा। इसको मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा कब हुई थी? हम आपको बता चुके हैं, 25 दिसंबर 2023 को। 25 दिसंबर 2023 को VNSS को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है,
ठीक है, याद रहेगा। तो कह रहा है कि BENSS यह कब से लागू है, यह कब से लागू है आपको बताना है। तो भाई साहब यह लागू है आपका 1 जुलाई 2024 से। कब से लागू है? 1 जुलाई 2024 से लागू है। देखिए BNS किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है? तो BNS जो है यह आपका क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973, क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973 को यह जो है प्रतिस्थापित करता है। BNSS अधिनियम संख्यांक जो होता है, एक्ट नंबर जो होता है वो 2023 का अधिनियम किसको इसका नंबर क्या है, जिसका है 46 याद रखिएगा, ठीक है। BSA को राष्ट्रपति मंजूरी के साथ राजपत्र में कब प्रकाशित किया था? आपका किया गया था 25 दिसंबर 2023 को। और तीनों जो आपराधिक कानून है यह जो है किस वर्ष मतलब कब लागू हुआ था? आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को। BNSS यह मैटर क्या है? आपका CRPC यानी आपराधिक प्रक्रिया संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि पति द्वारा पत्नी से मैथुन, पति द्वारा पत्नी से मैथुन यानी कि कब यह बलात्कार नहीं माना जाता है? कब बलात्कार नहीं माना जाता है भाई साहब? तो जब वो 18 वर्ष से कम न हो। ये कौन सी बात हुई, है ना? एकदम यही बात हुई, ठीक है। जब पत्नी 18 वर्ष से कम न हो तो बलात्कार नहीं माना जाता है। अच्छा, नहीं माना, ये पूछा है, ठीक है। बाकी 18 वर्ष से अगर कम है तो वो बलात्कार माना जाएगा, याद रखिए। देखिए जो बीएनएस की धारा है, जो बीएनएस की धारा है, कौन सी धारा है? बीएनएस की धारा है 63, धारा 63। धारा 63 के अपवाद 2 के अनुसार क्या कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि जो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध तब मतलब जो 18 वर्ष से कम हो तो वह बलात्कार नहीं है। लेकिन अगर यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी की सम्मति न हो, यानी यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी की सम्मति न हो तो यह अलग अपराध आएगा। तो उसमें जो है उसमें कौन सी धारा आएगी? तो उसमें धारा आएगी 67, उसमें धारा 67 लगेगी, ठीक है। अगर पुराना धारा बोले तो आईपीसी वाला मामला कौन सा लगेगा? पुराना भी याद रखिएगा, पुराने में आईपीसी बोलेंगे 376 का बी लगेगा। तो यदि पति पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी की सम्मति ना हो तो यह अलग अपराध है। वो अपराध किस में आएगा? वो अपराध 67 में आएगा, ठीक है। किसमें आएगा? अपराध 67 में आएगा, यह चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ये प्रश्न आपको याद रखना है। BNS 67 किस कृत्य अपराधी, देखिएगा BNS की जो धारा 67 है वह किस कृत्य को अपराधी बनाती है तथा इसका दंड क्या है? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए धारा 67, जो धारा 67 है यह अलगाववादी के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बिना सहमति के अगर बनाता है तो यह धारा 67 का विषय होता है। यदि जो पत्नी होती है, अगर जैसे मान लीजिए अगर पति और पत्नी कानूनी रूप से अलग रह रहे हों, ठीक है, और पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है उसकी सहमति के बिना, है ना, मतलब उसकी सहमति के बिना अगर कानूनी रूप से अलग रह रहे हो तो उसकी सहमति के बिना यह अगर संबंध बनाते यह भी अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यह अपराध माना जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो है 2 से 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना है, याद रखिएगा। तो बलात्कार की जो परिभाषा है बीएनएस की किस धारा में प्रश्न पूछा है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बलात्कार की जो धारा 63 है इसके बारे में बताइए। देखिए जो बलात्कार के बारे में अभी देखिए जो वीडियो वायरल होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अगर धारा 63 के बारे में हम आपको बताएं तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो बलात्कार की परिभाषा है किस धारा में, तो बलात्कार की जो परिभाषा है आपका धारा 63 में है। धारा 63 में तो धारा कौन से ऐसे कृत्य हैं जो बलात्कार की श्रेणी में आएंगे? देखिए पुरुष के लिंग प्रियांग के द्वारा, पुरुष के लिंग के द्वारा जैसे महिला की किसी भी आपका योनिपथ हो गया, मुँह हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, यहाँ पे प्रवेश कराना या प्रवेश करवाना वो आपका बलात्कार श्रेणी में आएगा। पुरुष के लिंग प्रियांग के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु को या फिर किसी शरीर के अन्य भाग को महिला के अंदर प्रवेश करवाना, है ना, जो उनका संवेदनशील अंग होता है वहाँ पे प्रवेश करना, ये भी आपका बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इस तरह से महिला के शरीर को मतलब किस प्रकार से हिला उला कर मतलब मैनिपुलेट करके, ठीक है, उसमें जो है प्रवेश करना वो भी आपका बलात्कार की श्रेणी में आएगा। पुरुष के द्वारा मुंह का उपयोग करके महिला के मतलब किसी भी अंग वगैरह में तो उसको ऐसा करवाना या फिर करना वो भी आपका बलात्कार की श्रेणी में आएगा। कब माना जाएगा कि मतलब यह जो है बलात्कार में आएगा? देखिए जैसे यह जब महिला की वह इच्छा के खिलाफ हो, बिना उसकी सहमति का हो, ठीक है, उसके साथ धोखा करके, छल करके, फरेब करके, या फिर जब महिला जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, नशे में हो, मतलब या फिर ऐसी स्थिति में ना हो कि वह उसको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि वह क्या दे रही है क्या नहीं, ठीक है, या फिर महिला की जो आयु है वो 18 वर्ष से कम हो, ठीक है, महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो, तो ये चीज़ें जो है सब किस में आएगी? आपका बलात्कार की श्रेणी में धारा 63 के अंतर्गत आएगी। किसमें आएगी? धारा 63 के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर इसकी पुष्टि होती है बलात्कार की तो उसमें कम से कम आपका 10 साल की कैद और 10 साल से अधिकतर मतलब आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इंडिपेंडेंट थॉट
इंडिपेंडेंट थॉट के बारे में क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट थॉट 2017 के फैसले का मुख्य बिंदु क्या था? मुख्य बिंदु था कि बाल विवाह की स्थिति में 15 से 18 वर्ष की पत्नी से सहमति विहीन मैथुन को भी अपराध यहाँ पे मानना था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कह रहा है कि क्या 2025 तक वैवाहिक बलात्कार अपवाद हट गया है? बताइए, क्या 2025 तक वैवाहिक बलात्कार अपवाद हट गया है? तो आप याद रखिएगा कि जैसे कि जो 2025 तक है, इसमें भारत में जो वैवाहिक बलात्कार है उसको आपराधिक श्रेणियों में नहीं डाला गया। हालांकि जब जो अभी कुछ वर्ष मतलब जो पिछले कुछ विगत वर्ष हैं उसमें इस मुद्दे को लेकर काफ़ी कानूनी और विधायी प्रयास हुए हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, बट इसका भी कोई निर्णय मतलब अंतिम निर्णय आया नहीं है। एक हैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, तो शशि थरूर ने भी इस एक मुद्दे पर उन्होंने अपना निजी विधेयक क्या किया है, निजी विधेयक पेश किया, जिसमें महिलाओं की सहमति को कानून मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अभी जो यह मुद्दा है, इस पर अभी और कानूनी कार्रवाई मतलब इसमें कुछ और संशोधन की बदलाव की जरूरत है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या वैवाहिक बलात्कार का अपवाद हट गया? नहीं, अभी बना मतलब हटा नहीं है, अपवाद 2 बना हुआ है और उसकी संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेपरेट लिविंग डिग्रीज ऑफ द अदरवाइज का आशय क्या है? इसका आशय है कि न्यायिक पृथक्करण या अन्य कारणों से अलग रहना ऐसी दशा में बिना सहमति का अपराध, मतलब बिना सहमति का जो संबंध है वो अपराध है, आईपीसी 376 की बी में और अब बीएनएस की धारा 67 के अंतर्गत। अच्छा, कह रहा है कि यदि पत्नी 18 वर्ष से कम हो तो पति द्वारा सहमति विहीन मैथुन की स्थिति क्या होगी? तो यह जो है अपवाद मतलब यह लागू नहीं होगा, यह भी बलात्कार माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यह जो है बलात्कार माना जाएगा यदि पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की है और उस स्थिति में मतलब उसकी सहमति नहीं आती है। ठीक है, तो पति द्वारा किया गया जो मैथुन होता है वह कानूनी रूप से क्या होगा? कानूनी रूप से क्या होगा? अपराध होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कार्य जो है यह क्या होगा? तो क्या हमेशा यह अपराध होगा? नहीं, अपराध नहीं है, पूर्ण दायित्व मुक्ति है। क्या है? यह अपराध नहीं है, यह पूर्ण दायित्व मुक्ति है। याद रखिएगा, जो भारतीय नागरिक संहिता धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है यह अपराध नहीं है। इसे पूर्ण एब्सोल्यूट दायित्व मुक्ति को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण एब्सोल्यूट दायित्व मुक्ति बोलेंगे। बच्चे पर कोई भी इसमें आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती है ना। तो देखिए, ये सब प्रश्न देखिए आपको थोड़ा डरना नहीं है, अगर आप डरेंगे तो काम कैसे होगा? ठीक है, तो ये सब प्रश्न को जो है आपको हौसला बना के रखना है और करते हुए आगे बढ़ जाना है। देखिए, अभी 3 से 4 प्रश्न काफ़ी तगड़े प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, तो उसमें अगर आप डर जाएंगे तो फिर यूपीएससी आप बन चुके। ठीक है, देखिए बीएनएस में 7 से 12 के आयु समूह पर दायित्व की मुक्ति कब मिलती है? तो जब बच्चे में उस समय पर्याप्त परिपक्वता न हो। धारा 21 के अंतर्गत आएगा। आईपीसी में बीएनएस की धारा जो धारा 20 है उसका समकक्ष कौन सा प्रावधान है? तो उसमें जो है आईपीसी धारा 82 अंडर 7 के नथिंग इज एन ऑफेंस इसमें आएगा। आईपीसी में धारा 7 से 12 आयु समूह के लिए कौन सी धारा थी? तो इसमें जो है धारा 83 थी। कौन सी थी? धारा 83 थी। इसको बोलेंगे इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। धारा 83 क्या बोलेंगे? इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। द जुवेनिल यानी केयर जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मतलब ऑफ चिल्ड्रन में एक्ट 2015 में चाइल्ड किसे कहा गया? तो चाइल्ड जो 18 वर्ष का न हो चुका हो, है ना, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो। धारा 2 के बारे में पोक्सो एक्ट इंपॉर्टेंट है 2012 वाला। तो इसमें चाइल्ड की परिभाषा क्या है? जिसमें भी चाइल्ड की परिभाषा वही है कि जिसमें जो है 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो उसको चाइल्ड बोलेंगे, है ना, वो धारा 2 के 1 के डी में आएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डिफॉल्ट कारावास, है ना। तो कह रहा है कि डिफॉल्ट कारावास जुर्माना न अदा होने पर अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? देखिए, तो अगर आपका जुर्माना मतलब आप जुर्माना अदा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर जुर्माना अदा करने के लिए कहा जाता है और वह उसे नहीं भरता है तो अदालत क्या करती है? अदालत उस व्यक्ति को अतिरिक्त कारावास की सज़ा देती है। ठीक है, यह मतलब जो अतिरिक्त कारावास होता है वह जुर्माने का मतलब कितना होता है? तो होता है आपका अधिकतम कारावास का 1/4 लगभग इतना होता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा, अधिकतम कारावास का 1/4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह किसमें यह आता है? तो जो है बीएनएस की धारा 8 के 3 में, बीएनएस की धारा 8 के 3 में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि जुर्माने का कुछ हिस्सा जो है बाद में जमा हो जाए तो क्या रिहाई संभव है? हाँ, अगर जुर्माने का कुछ हिस्सा बाद में जमा हो तो रिहाई संभव है। आंशिक भुगतान पर अनुपातिक रिहाई का प्रावधान उदाहरण धारा किसमें है? धारा 8 में है। डिफॉल्ट कारावास का प्रकार कैसा होता है? मतलब सादा होगा, कठोर होगा या कैसे तय होगा? तो यह तय होगा अपराध में जिस प्रकार का अपराध संभव है डिफॉल्ट में उसी प्रकार का वह रखा जा सकता है। धारा 8 के 4 में है। मजिस्ट्रेट की शक्ति के अनुसार डिफॉल्ट कारावास की अधिकतम सीमा कौन सा कानून बताता है? आपका बताता है बीएनएस 2023 की मजिस्ट्रेट की अधिकतम सीमा 1/4 कारावास की सीमा बताई है। समुदाय सेवा जिसको बोलेंगे कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में बीएनएस में कहाँ मान्यता दी गई है? तो आपका बीएनएस की धारा 4 में, बीएनएस की धारा 4 में इसको मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के लिए वन भूमि की व्याख्या जिनमें शब्दकोश के अलावा सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र स्वामित्व की परिवाह किए बिना शामिल माने गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में यह जो है दी? तो कौन सा ऐतिहासिक मामला है भाई? इसको आपको बताना है। तो ऐतिहासिक मामला है
टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, यानी बनाम भारत सरकार। तो देखिए अगर आप पूछेंगे कि ये कौन सा है, टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, आप कहेंगे ये कौन सा ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, इसके तो हमें शब्द ही समझ में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए आसान भाषा में आपको बता दूं कि ये जो मामला है टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद का जो बनाम भारत संघ का जो मामला है, ये भारत में वन संरक्षण और पर्यावरण कानूनों के लिए एक काफ़ी अच्छा मुकदमा है, ठीक है, काफ़ी अहम मुकदमा है। यह मामला कब हुआ था? यह मामला हुआ था आपका 1995 में। कब हुआ था? 1995। तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट में जो है यह मामला दायर हुआ था, ठीक है, जिसमें टी.एन. जो गोदावर्मन थे, टी.एन. गोदावर्मन ने नीलगिरी वन थे, कौन सी? नीलगिरी वन। तो नीलगिरी वनों की अवैध जो कटाई हो रही थी उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। क्या किया था? इन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी। तो इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने वन की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह वन की परिभाषा को स्पष्ट किया और अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे दिया, ठीक है। जो अवैध अतिक्रमण हो रहा था उसको हटाने का जो है आदेश दे दिया। इसके बाद फिर जो खनन होता है, उद्योग होता है, उस पर भी कड़ी निगरानी रखने के लिए बात कही थी, ठीक है। बाद में परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम है, वन जीव संरक्षण है, उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है, वन रोपण पर जोर दिया जाता है और एक CAMPA नामक जो है एक निधि थी, उसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो इस मामले में जो क्या हुआ था कि इस मामले में जो है पर्यावरण के न्याय पे नींव रखी गई और न्यायपालिका इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम की। तो यही पूछ रहा है कि जो अधिनियम धारा 2 के तहत वन भूमि की व्याख्या किसमें की गई? तो वन भूमि की व्याख्या की गई आपका टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। तो बस एक इजी क्वेश्चन है कि जो वन भूमि की व्याख्या किसके द्वारा की गई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। कौन सा मामला था? टी.एन. गोदावर्मन मामला, तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। क्या हो रहा था? नीलगिरी वनों की कटाई हो रही थी, अवैध कटाई हो रही थी, उसके तहत इन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी, ठीक है। आई बात समझ में? मजा आया? ठीक है। तो इजी वे में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए बाकी जो वो सब वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ये प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, थोड़ा सा घबराना नहीं है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। दून वैली में चूना पत्थर के खनन पर न्यायालयिक हस्तक्षेप किस प्रकरण में शुरू हुआ? तो आपका हो जाएगा रूरल लिटिगेशन एंड एंटिलमेंट केंद्र, यानी RLE के स्टेट ऑफ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन में MCD एवं NDMC की कानूनी जिम्मेदारी पर सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख मामला कौन सा है? तो आपका यही है कि डॉक्टर VL वाधेरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का मामला है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत किस पर्यावरणीय मामले में प्रतिपादित हुआ? तो आपका यह प्रतिपादित हुआ MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब कई सारे मामले हैं और यह किससे किससे रिलेटेड है, ये सब प्रश्न कभी कभी पूछता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके UPSI में भी पूछ सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 कब प्रभावित हुआ और इस अधिनियम का नया सरकारी हिंदी नाम क्या है? तो इसका नया नाम है वन अधिनियम 1980, जिसको बोलेंगे वन संरक्षण या संवर्धन अधिनियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यह प्रभावी कब से हुआ? तो यह प्रभावी हुआ 1 दिसंबर 2023 से। 1 दिसंबर 2023 से। तो ये आपको ये सब चीज़ें देख कर घबराना नहीं है, ठीक है। आप घबरा जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया ना, टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपाद बनाम भारत संघ, नॉन फॉरेस्ट पर्पज बिना मंजूरी वाले कार्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? तो दिए थे कि सभी राज्यों में ऐसे कार्य तत्क्षण रोके जाए जिसमें जिसमें जो है केंद्र की पूर्व मंजूरी अनिवार्य हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तीरप चांगलांग के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में गोदावर्मन आदेश में क्या विशेष निर्देश था? तो इसमें था वही कि किसी प्रकार की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध हो, है ना, किसी प्रकार की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध हो, 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी आए उसको जो है उसको बंद करने का निर्देश दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वही 2025 में जुडपी जंगल, ठीक है, विदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत के आधार पर वन भूमि का दर्जा बरकरार रखा? तो वही आपका हो जाएगा गोदावरण वाला जो मामला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयकर अधिनियम देखिए, तो कह रहा है कि आयकर अधिनियम में कौन सा एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है और यह प्रमाणित करता है कि नियोक्ता ने कर्मचारी के वेतन से जो TDS काटा उसकी राशि जमा का विवरण है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फॉर्म 16। क्या हो जाएगा? फॉर्म 16। देखिए जो फॉर्म 16 होता है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसमें जो नियोक्ता होता है वो अपने कर्मचारियों को देता है। इसमें क्या होता है, इसमें वेतन से काटे गए जो टैक्स होता है जिसको बोलेंगे TDS। क्या बोलेंगे? TDS। तो TDS के बारे में एक विशेष जानकारी होती है ना। यह जो आयकर विभाग को जमा किए गए टैक्स परिमाण का क्या होता है, टैक्स प्रमाण का यह पत्र होता है। देखिए फार्म जो 16 होता है इसके 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग, एक होता है भाग ए, एक होता है भाग बी। तो देखिए जो भाग ए में होता है, भाग ए में जो होता है कि वह इसमें जो है कर्मचारी की जानकारी होती है, किसमें? भाग ए में। और जो भाग बी होता है इसमें वेतन में, टैक्स छूट में, कटौतियों का जो विवरण होता है इसमें भाग बी में होता है। तो यह जो है फार्म जो है आयकर रिटर्न में दाखिल करने में यह मदद करता है ये सब चीज़ों। तो आयकर अधिनियम में कौन सी TDS वगैरह मामला, TDS काटा गया, इसकी राशि किस में आएगा? तो कौन से फॉर्म आएगा? तो फार्म 16 में आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
फार्म 16 के कौन से 2 भाग होते हैं, तो वही बता दिया ना, फार्म 16 के 2 भाग होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। फार्म 15 का जी, फार्म 15 का जी किसके लिए है, तो ऐसे निवासी व्यक्ति, हिंदू, अविभाजित परिवार, कंपनी फर्म जिसकी कुल आय पर यानी कि जिनकी आकलित कुल आय जो है कर शून्य हो, और यानी कुछ आयों पर उनका टीडीएस न कटे, इसको यह जो है फार्म 15 के जी में आएगा। फार्म 15 का एच किस में आएगा बताइए, फार्म जो 15 का एच है, तो फार्म 15 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के लिए, इसमें टीडीएस न करने हेतु जो है घोषणा पत्र भी इसमें लिखा गया। कर्मचारी निवेश छूट के प्रमाण नियोक्ता को किस फार्म देता है, तो आपका फार्म 12 का बी भी हो जाएगा। और वेतन पर टीडीएस किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा जो है 192 के अंतर्गत आता है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है, बताइए। तो कौन सा धारा आ जाएगा भाई साहब, तो इसमें आ जाएगा धारा 202। जो धारा 202 है, यह इसके तहत पुलिस जो अधिकारी है वह बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। धारा 202 का शीर्षक क्या है, तो 202 का शीर्षक है पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि धारा देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, धारा 202 का शीर्षक क्या है, तो धारा 202 का शीर्षक है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी बिना वारंट की गिरफ्तारी। इस धारा के अंतर्गत वर्दीधारी पुलिस अधिकारी कुछ परिस्थितियों में, जैसे उसकी मौजूदगी में, धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग, धारा 185 नशे में ड्राइविंग, और या फिर 197, ये 3 धारा याद रखिएगा। धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग, एकदम हीरो जैसे उड़ा रहे हैं गाड़ी हैं, तब अभी लपेटे में आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा तो धारा 185 नशे में ड्राइविंग, एकदम बुत है पी पा के, ठीक है। और 197 में भाई साहब पुरुष तो पुरुष ठीक है, महिला को भी हम देखे हैं, दिल्ली वगैरह में गए थे भाई साहब, दिल्ली वगैरह में आप देखिएगा, दिल्ली हो गया सबसे तगड़ा तो गुड़गांव में आप जाइए, आपको हवा नहीं लगेगी, इस तरीके से महिलाएं गाड़ी चला रही, महिलाएं छोटी बच्चियाँ 18, 19, 20, 25 साल की, समझ रहे बात को। तो धारा 184, अब कहना नहीं चाहिए, क्या बोलूँ मैं, चलिए धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग, धारा 185 नशे में ड्राइविंग, और 197 अपराध होने की स्थिति में बिना वारंट की गिरफ्तारी किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही यदि उस व्यक्ति ने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध भी किया है और अपना नाम पता बताने से क्या कह दे, नाम पता बताने से मना कर दे, तो भी गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 185 से जुड़ी गिरफ्तारी 2 घंटे के भीतर मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 203, 204 कराना आवश्यक है, नहीं तो रिहा भी किया जा सकता है ना, रिहा भी करना हो जाएगा। चलिए इसको आंसर बताने आपको कह रहा है कि धारा 206 का उद्देश्य क्या है, एकदम फटाफट ध्यान से देखिए। धारा 206 का उद्देश्य है कि पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इसे निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को फर्जी या मिथ्या दस्तावेज, लाइसेंस, आरसी आदि होने से यथोचित विश्वास होने पर जब्त करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो भाई साहब अब आप एसआई बनेंगे तो यही सब चीज़ तो आपको याद होना चाहिए, यही सब चीज़ की जानकारी आपको तो होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम पहले से एसआई हैं, दरोगा हैं, तो दरोगा है तो आपको जानकारी नहीं, मान लीजिए कोई मिल ही गया तो आप उसको धारा बताइए, धारा 206 क्या होता है, धारा 205 क्या होता है, धारा 204 क्या होता है, 203, 207 ये सब क्या होता है, आप बताएंगे तो उसको समझ में आएगा ना कि हाँ असली दरोगा कौन है, ठीक है। धारा 205 क्या मानता है, मतलब यह क्या स्थापित करती है, तो इस अभियुक्त ने, यानी कि वही चीज़ है जो उसने जो है मना कर दिया है सैंपल लेने से, भाई पी के गाड़ी चला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे सैंपल, है ना, तो क्या होगा आप जानते हैं, तब पर भी उनको अरेस्ट किया जाएगा। धारा 204 किससे संबंधित है, आपका जो है प्रयोगशाला परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने की प्रक्रिया से, ठीक है। धारा 203 किसके बारे में बताता है, धारा 203 जो है स्वास्थ्य परीक्षण कराने की शक्ति, और उसके आधार पर टेस्ट पॉजिटिव आने पर या फिर वाजिब संदेह के साथ स्वास्थ्य नमूना देने से इनकार या विफल रहने पर बिना वारंट की गिरफ्तारी व्यवस्था होने पर, ठीक है। अच्छा इसमें जो है हॉस्पिटल में भर्ती अगर हो गया तो वो अपवाद मामला आ जाएगा, ठीक है। और धारा 207 क्या शक्ति देती है, 207 शक्ति देगी कि वही आपका बिना वारंट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिना पंजीकरण, हाँ बिना पंजीकरण या फिर बिना परमिट आदि के उपयोग होने पर वाहन को रोकना या फिर डिटेन करना, है ना। धारा 184 किस प्रकार के अपराध को लागू है, तो यह जो है खतरनाक ड्राइविंग, 184 याद रखिएगा, 184। अब भी तो दाएं बाएं से नागिन के जैसे बाइक को नहीं चलाते हैं, 4 व्हीलर उड़ाते तो नहीं है, बताइएगा, ठीक है। तो यह जो है आपका धारा 184 लगेगी खटाक से, धारा 184 ड्राइविंग डेंजरसली पर दंड, यह धारा 202 के 1 में बिना वारंट के संदर्भ में उल्लेखित है ना। धारा 185 का संक्षिप्त आशय क्या है, तो धारा 185 का संक्षिप्त आशय है कि नशे में वाहन का अपराध, धारा 202 के तहत ऐसे मामलों में मेडिकल जाँच कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। आई बात समझ में, मजा आया कुछ कि नहीं, दरोगा बन गए आप चलिए, किसी जिले के राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी मतलब होता है वो मुख्य प्रभारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, वो क्या होता है, किसी जिले के राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो कौन होता है भाई साहब, तो होते हैं आपके जिला कलेक्टर, कौन होंगे, जिला कलेक्टर, है ना, जिला कलेक्टर। देखिए कानून साफ क्या कहता है, कानून साफ कहता है कि हर जिले में एक कलेक्टर नियुक्त होगा, उस जिले के जो राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा, है ना। यह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2000
6 की धारा 12 के 1 में कहा गया है, 6 की धारा 12 1 में कहा है। तो भाई साहब किसी जिले के राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होगा? तो आपका हो जाएगा डीएम, जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, चलिए यदि आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप कलेक्टर की नियुक्ति, यदि आप कलेक्टर यानी एडिशनल, अच्छा अपर कलेक्टर, ओ सॉरी 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 अपर कलेक्टर बोले, हम आपको डीएम बनाने वाले थे। चलिए, अपर कलेक्टर की नियुक्ति का कानूनी आधार किस उपधारा में है? तो आपका धारा 12 के 2 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में। कलेक्टर किस कार्यालय से जिले का कार्य संचालित करता है? तो आपका करेगा कलेक्ट्रेट से, है ना? गए हैं आप कभी कलेक्ट्रेट ऑफिस? मंडल स्तर पर जिलों के राजस्व विकास कार्यों का पर्यवेक्षण किसके अधीन होता है? तो आपका होता है मंडलायुक्त, डिविजनल कमिश्नर के अधीन होता है। मंडल स्तर पर जिलों के जो राजस्व वाला मामला होता है उसके कार्यों का जो पर्यवेक्षण होता है वह किसके अधीन होता है? तो मंडलायुक्त के माध्यम से होता है ना। तहसील का कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होता है? तो तहसील का कार्यपालक मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तहत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्राम स्तर पर भूमि अभिलेख जिसको बोलेंगे खतरा, कसौनी आदि के रख रखाव का प्राथमिक दायित्व किसका है? आपके लेखपाल का है, पटवारी का है ना? लेखपाल पटवारी का है, याद रखिएगा। यूपी पेट का रिजल्ट आ चुका है, लेखपाल वाली भी मामला, लेखपाल पटवारी की भर्ती आने वाली है। अब कब आएगी भगवान ही जाने। चलिए, यूपी रेवेन्यू कोड, तब तक आप पहले दरोगा बन जाइए, तब तक समझ में आएगा। यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 के किस धारा के तहत बनाए गए हैं? तो आपको बनाएगा धारा 273, यूपी रेवेन्यू कोड 206 के तहत। चलिए, अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी क्यूआर कोड वाला मामला चल रहा है। अभी उन्होंने प्रकाशित किया, एक एक से अपने भारत में है, वही है कि क्यूआर कोड से आंसर ले रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? चलिए, भूमि अर्जन, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्विस्थापन में उचित प्रकार प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन पुनर्विस्थापन के प्रस्ताव की मसौदा योजना समिति योजना की समीक्षा करने का उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? आप कहेंगे ये सब क्या हो गया? तो ये होंगे आपके भाई सब कलेक्टर होंगे, है ना? जो जहाँ ना समझ में आए मार दीजिए कलेक्टर, कहीं कलेक्टर के मामले में सब कुछ, मतलब कलेक्टर के हाथ में बहुत कुछ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है, ये सब कौन सा अधिनियम आ गया भाई साहब, पढ़ें आप कभी? कह रहा है RFCTLARR अधिनियम, अधिनियम जिसको बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, कैसा हो रहा है इधर, the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement एक्ट 2023 कब प्रवर्तित हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ? तो 1 जनवरी 2014 को। अब ऐसे पढ़िए शॉर्टकट में, R&R योजना कौन तैयार करता है? तो RAR योजना तैयार करता है आपके प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, धारा 16 के तहत। R&R के अंतिम अनुमोदक किसके द्वारा हुआ? तो आपका पुनर्वासन एवं पुनर्विस्थापन आयुक्त के द्वारा हुआ। ठीक है भाई साहब। परियोजना स्तरीय RNR समिति किस धारा में है? तो आपका धारा 45 में है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA की शुरुआत किस धारा से होती है? तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की शुरुआत जो है यह धारा 4 से होती है। किससे होती है? धारा 4 से होती है। R&R अवार्ड कौन अवार्ड देता है? कलेक्टर, धारा 31 का। देखिए अब आपको सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ। सीक्रेट चीज़ है कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, है ना, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल, इस आपको 2 PDF मैं दे रहा हूँ। ठीक है, PDF पूरी बनी नहीं हुई है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा धीरे से। क्या मैसेज करेंगे कि आई एम कम्प्लीटेड दिस वीडियो। ठीक है, इतना बस आप कर देंगे तो मैं आपको कमेंट में एक लिंक दे दूंगा और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो आधा देख रहा है, इधर उधर कर रहा है, उनके लिए क्या मतलब है फालतू में रिवील करना, कंपटीशन ज़्यादा थोड़ी बढ़ाना है। ठीक है, बट थोड़ा सा आप बस मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा कम से कम जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, वास्तव में जिसको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, और वास्तव में आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से मेहनत हो रही है और अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो एक है ना, बस इसी से हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमको भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, हम भी अपने तरीके से पूरा एकदम जान लगा देंगे कि हाँ जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो इधर उधर देखिए हल्के हल्के क्वेश्चन कराएंगे अभी ना, तो सब आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। भाई साहब आप तो हम दरोगा बनी गए, तो क्या मतलब है ऐसे कराने? कड़वी, देखिए जो दवा होती है ना वो कम होती है, दवा होती है वो कम होती है, लेकिन वह कड़वी होती है। ठीक है, तो हम भी ज़्यादा आपको एकदम पता चला 20-20 घंटे 25-25 घंटे का क्लास थोड़ी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, उठाएंगे PYQ कराते चलो। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन पूरा करा डालो, 2021 का पूरा करा डालो, क्या मतलब है? उतना तो आप पढ़ रहे होंगे, काफ़ी लोग अब बड़े मास्टर हैं, अच्छे लोग हैं, तो उतना तो बड़े हम हैं नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं। उत्कर्ष क्लासेज में UPSI का जो कंटेंट बनाया गया था 2021 वाली भर्ती में, आप जाके वहाँ पे अगर आप पेड कोर्स लिए होंगे तो आप वहाँ पे आपको हमारी हैंड राइटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे कंटेंट हम बनाए थे UPSI दरोगा के लिए। अब ज़्यादा नहीं दीजिए, कुछ चीज़ें सीक्रेट ही रहने दीजिए, ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ गए हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप जो क्या करना है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट हमें करेंगे और हम आपको एकदम क्या देंगे, रामबाण चीज़ें देंगे, है ना। चलिए, बाकी आप कहेंगे नोट्स में प्रोवाइड कर दूँ, 2021 वाला भी हम करा देंगे, है ना, मेरे पास सब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में
रुकिए रुकिए रुकिए। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो इसको आपको लगाना है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, अधिकार संरक्षण अधिनियम है, सूचना अधिकार अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। तो ये तो आपको पता होगा कब होगा, तो ये आपका हुआ था 2000 RTE राइट टू एजुकेशन। RTI तो 2005 में था, RTE हो जाएगा आपका 2009 में, है ना, 2009 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब हुआ था बताइए। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम था ये आपका 1961 में पारित हुआ था ना, 1961 में। आपका पूछ ले सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम कब हुआ था, सूचना अधिकार अधिनियम, तो सूचना जो अधिकार अधिनियम था ये आपका 2005 में, 2005 में। समझ आ रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था यह भी यह कब हुआ था, ये 1993 में हुआ था, है ना, 1993 में हुआ था। तो इसको आप क्रम वाइज सजा लीजिए। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा शुरू से लेके बाद, तो शुरू से आएगा पहले C आएगा, इसके बाद C के बाद A आएगा, फिर इसके बाद B आएगा, और B के बाद D आएगा। तो कौन सा आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। समझ में आई बात। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए C दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यह सबसे पहले पारित हुआ अधिनियम को 20 मई 1961 को इसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 NHRC आदि की स्थापना हेतु अधिनियम जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 8 जनवरी 1994 को। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में यह पारित हुआ था। अधिकांश प्रावधान अधिनियम होने के बाद 120वें दिन से यह जो है प्रभावित होता है 12 अक्टूबर 2005 से। निःशुल्क एवं बाल अनिवार्य बाल शिक्षाधिकार RT जो है आपका 2009 में 26 अगस्त 2009 को अधिनियमित और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू होता है। अन्य संभावित प्रश्न क्या बोल रहा है भाई साहब, अन्य संभावित प्रश्न क्या है, अनुच्छेद जो 21 का A है यह शिक्षा का अधिकार है, यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21 का A शिक्षा का अधिकार संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। NHRC की स्थापना किस तिथि को होती है, तो आपको होती है 12 अक्टूबर 1983 को। NHRC का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ही क्या बताऊँ, चल लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप गूगल से है ना कहीं से भी आप सर्च करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लिख दिए कमेंट में तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से भी। PHRA जिसको बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य वही है कि राष्ट्रीय राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना द्वारा अधिकारों का संरक्षण। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न याद रखेगा, ये प्रश्न आप याद रखेगा ना, इंपॉर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिलती है, तो याद रखिएगा 20 मई 1961, 20 मई 1961। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगर आपसे पूछे कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ने किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया, तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो भाई साहब भारत की जो संविधान है, भारत का जो संविधान उसमें 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा को बताता है। ठीक है, उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, तो उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा है ना, 22 भाषा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो मूल संविधान, ये तो वर्तमान में पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ ले कि मूल कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान 1950 में बना था ना, उसमें कितनी भाषा थी, तो उसमें जो है टोटल 14 भाषा थी मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी। बाद में फिर 2003 में एक संशोधन होता है, 2003 में संशोधन होता है जिसको बोलेंगे 92वां संशोधन। उसमें जो है आपका उसमें जोड़ा गया भाषा BMBBS ऐसे, तो उसको बोलेंगे, देखिए याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा 2003 में एक संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसमें भाषा एक जोड़ी जाती है MBBS नहीं MBDS याद रखें। तो MB यानी मैथिली। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैथिली। 20 क्या हो जाएगा, बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई किस संविधान संशोधन के तहत, 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत। फिर एक होता है संविधान संशोधन कब होता है, 2011 में। 2011 में संशोधन कौन सा होता है, 96वां संविधान संशोधन। तो 96वें संविधान संशोधन में एक उड़िया जोड़ा गया। कौन सा, उड़िया, यानी उड़िया का नाम ओडिया कर दिया गया। ये हुआ उड़िया का नाम ओडिया कर दिया, ना कि वो जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भाई साहब, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं हो जाएंगी, वर्तमान में हो जाएंगी 22 भाषा। ठीक है, चलिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषा थी, दिया गया है। ठीक है,
और सिंधी जो भाषा है यह 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो आपका 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, अच्छा ये तो भूल गया, यह नियम के यह जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? आपका 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। 8वीं अनुसूची जो संबंधित संविधान अनुच्छेद इसमें के अंदर आपका 344 का 351 आ जाएगा। और लोकसभा में सभी 122 अनुसूचित भाषाओं में समानांतर अनुवाद की सुविधा घोषणा कब होती है? आपका अक्टूबर क्या बोलते हैं अगस्त 2025 के मानसून सत्र में। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र हेतु कुल कितने कार्यात्मक मद हैं? तो यानी कि कुल कितने फंक्शनल आइटम हैं, कितनी फंक्शनल आइटम इसको बताइए फटाफट। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र हेतु कुल कितने कार्यात्मक पद हैं? तो टोटल है आपके 18। कितने कार्यात्मक पद हैं? 18 पद है ना। तो देखिए जो 12वीं अनुसूची है इसको जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें जो है नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया। जैसे देखिए उसमें जो है कुल 18 मद शामिल हैं। कौन कौन से? जैसे आपका हो जाएगा नगरीय योजना हो जाएगा, है ना, भूमि योजना हो जाएगा, भूमि का भवन हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, पुल हो जाएगा और अग्निशमन हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 कार्यात्मक पद हैं। ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एकादश यानी 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है आपको बताना है। एकादश यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आपका 29 विषय हैं। नगर पालिकाओं की देख रेख यानी नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है उसकी देख रेख किसके अधीन होती है? आपका राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 243 के जेड ए के तहत। जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 का जेड डी में है। महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 243 के जेड के ई में है। नगर पालिकाओं के कार्यात्मक अधिकार देने का मूल प्रावधान कौन सा है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू, जो 12वीं अनुसूची के मदों पर कार्य सौंपने की अनुमति देता है। ठीक है भाई साहब, थक तो नहीं गए? सांसें तो गहरी गहरी नहीं चल रही हैं, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप यहाँ तक आ गए ना, कम से कम एक ताली हमारी तरफ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब पढ़ा चुके हैं और सब बता चुके हैं। तो यह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या हुआ था बताइए? इसमें क्या होता? तो इसमें जो है काफ़ी मतलब व्यापक बदलाव किए गए थे। ठीक है, इसलिए इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता था, है ना। इसमें जोड़ा गया है 3 शब्द, सपा, कहेंगे समाजवादी पार्टी, क्या नहीं समाजवादी पार्टी नहीं भाई, इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इंटीग्रिटी, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा। इसमें देखिए, चलिए आगे दिया भी होगा इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में बहुत व्यापक बदलाव किए। इसको इसलिए लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना में जो है इसके जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए जोड़े गए। 51 ए जोड़े गए। वह न्यायिक पुनर्वलोकन के अंकुश के प्रयास हुए। जैसे कई विषय, जैसे आपका शिक्षा को समर्थित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। और क्या किया गया? न्यायाधिकरणों के लिए भाग 14 के ए के तहत 330 भी जोड़ा गया। इसलिए मतलब काफ़ी चीज़ें परिवर्तन, इसलिए इनको क्या किया गया? इनको कहा गया लघु संविधान। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कर रहा है कि मतदान की आयु जो है यह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन में किया गया। बताइए। तो मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया आपका 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत। अनुच्छेद 326 में परिवर्तन होता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर विधि अधिकार मतलब कब बना? तो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978। इसको किसमें जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 301 के अनुच्छेद में। ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ये सब प्रश्न आप याद, अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप समझ लीजिए कंपटीशन बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिलता है? तो आपका मिलता है 73वां संशोधन अधिनियम 1992। जीएसटी बोलेंगे तो गुड एंड सर्विस टैक्स, इसको लागू करने हेतु संविधान में संशोधन कौन सा है? तो आपका 101 का दक्षिणा दे दीजिए, है ना, सरकार को दक्षिणा दीजिए 101 रुपये। चलिए दल बदल, है ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, किसमें? 52वां संशोधन अधिनियम में 1985। इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए अगला प्रश्न, 4 क्वेश्चन और बचा है। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता के साथ 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया अखंडता, इंटीग्रिटी। क्या जोड़ा गया? अखंडता जोड़ा गया, है ना। चलिए फटाफट चलते हैं, ज़्यादा टाइम ले लिए क्या इस बार। देखिए इसमें अगला प्रश्न कर रहा है कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यह जो है संविधान के किस भाग या फिर किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो आपका जोड़ा गया है भाग 4 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में। 11वां मौलिक कर्तव्य 51 का ए किस अधिनियम से और कब जोड़ा गया? तो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। क्या प्रस्तावना संशोधित हो सकती है?
हाँ हो सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना संशोधित हो सकती है, किंतु बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मूल संरचना में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय बताए गए हैं? तो प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय बताए गए। एक हो जाएगा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में कितने तरह की समता की बात की गई है, मतलब कितने तरह की समता की बात की गई है? तो आपका 2 तरह की समता, एक हो जाएगा प्रतिष्ठा, एक हो जाएगा अवसर। प्रतिष्ठा की समता और अवसर। ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। आप देखिएगा एग्जाम उठाकर, यूपी पीसीएस में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं लाइन से। समझ रहे बात को? चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संसद में किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको बोलेंगे सीवीसी को वैधानिक दर्जा देने वाला कानून अधिनियमित किया गया? तो कब किया गया भाई साहब? कब किया गया? 2003 में। 2003 में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सीबीसी को वैधानिक दर्जा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम 2003 से मिला। यह 11 सितंबर 2003 से प्रभावी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसका एक्ट क्या है? एक्ट संख्या है 45। क्या है? सीबीसी एक्ट का अधिनियम संख्या क्या है? संख्या का आपका यहाँ 45 हो जाएगा। सीबीसी की संरचना क्या है? कंपोजिशन क्या है? मतलब यह एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष या 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य हो जाएगा। सीबीसी का मुख्यालय कहाँ पे? सीबीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्या सीबीसी एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, यह संवैधानिक निकाय नहीं, यह एक वैधानिक निकाय है, सेचुरी निकाय है ना, सेचुरी बॉडी है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह या शब्द किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया? किया गया 352 में। 352 में यह क्या किया गया? प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने आपातकाल की भाषा स्पष्ट की। अब राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र पर ही लगेगा। यह बदलाव सीधे अनुच्छेद 352 में किया गया। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने से पहले कैबिनेट के विनिश्चय का लिखित रूप में, मतलब जो कैबिनेट का जो विनिश्चय है उसका लिखित रूप में प्राप्त होना आवश्यक है। यह भी जो है संविधान 44वें संशोधन में इसको जोड़ा गया। यह संशोधन 1975-77 की आपात स्थिति के दुरुपयोग को देखते हुए लाया गया था, ताकि अस्पष्ट शब्द का दुरुपयोग न हो। समझ रहे बात? देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि राष्ट्रपति की आपातकाल जो है यह संसद से पहले स्वीकृत करने में कितना, मतलब आवश्यक है? तो आपका हो जाए 1 माह में, है ना। पहले 2 माह था, 44वें संशोधन ने इसको घटा दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबन नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। आपातकालीन की स्वीकृति जारी करने के लिए संसद में किस प्रकार का बहुमत होना चाहिए? तो भाई साहब उसमें 2/3 होना चाहिए ना, याद रखिएगा। कि वित्तीय आपात जो है किस अनुच्छेद में? तो वित्तीय आपात जो है आपातकाल 360 में है ना। 352, 354 ऐसे याद रखिएगा। 300। चलिए राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो शासन होता है अनुच्छेद 365। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भाई साहब किसके पास है आपको बताना है। तो आपका है केवल राज्य विधायक। देखिए राज्य का पूछ रहा ना, पंचायत वाला मामला पूछ रहा, पंचायत का चुनाव। तो यह केवल जो है भारतीय संसद को नहीं, है ना, भारतीय संसद को नहीं होगा, भारतीय संसद और राज्य विधायिका नहीं, केवल राज्य विधायिका होगा। किसको होगा? केवल राज्य विधायिका होगा, केवल राज्य विधायिका होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संविधान का जो 243 का के है ना, 243 के, उसमें जो है पंचायतों से जब भी मतलब जुड़े जो सभी विषय हैं उसके बारे में मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको है? केवल राज्य विधायिका को है। ठीक है सर, याद रखिएगा। देखिए वही भी यहाँ पे भी दिया है कि अनुच्छेद 243 का जो K4 है ना, यहाँ से देखिएगा 243 का K4। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में इलेक्शन होने वाला है। ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। नोट, इंपॉर्टेंट नोट, है ना। तो यूपी में चुनाव होने वाला है, तो इसमें जो पंचायत चुनाव है उसमें सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य की विधायिका को है। ये प्रश्न एकदम नोट कर लीजिए, है ना, भूलना नहीं चाहिए। 243K, ओके, का 4 ऐसा हो गया। तो 1 2 का 4 2 का 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? आपका लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 243 के ई में कहा गया है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कुल सीटों का कम से कम 1/3। यह किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 243 के डी के 3 में है। 243 के डी के 3 में है। ग्राम सभा को शक्तियां कौन निर्धारित करता है? ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं इसको राज्य विधायिका निर्धारित करती है 243 के ए में। ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए। पंचायती राज विभाग किस भाग में था? आपका भाग 9 में 243 से 243 के ओ के तहत। राज्य वित्त आयोग जो है कब कब गठित होगा? तो आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है प्रारंभ होता है 1 वर्ष के भीतर, और उससे जो है हर 5 वर्ष में होता है। पंचायती चुनावी मामलों को न्यायालयीय दखल पर रोक किस अनुच्छेद में था? आपका अनुच्छेद 243 के ओ में। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि इसमें संशोधन हो रहा है। किसमें संशोधन हो रहा है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इंडिया क्या कर रही है? आपका SIR करा रही है, SIR। तो SIR भाई साहब BLO के माध्यम से हर घर घर द्वारा हो रहा है। आपने SIR कराया कि नहीं कराया? उसने अभी डेट तो बढ़ा दी है, ठीक है। न कराए हो तो जरूर करा लीजिए। क्यों कराया जा रहा है SIR, मैं आपको बता दे रहा हूँ। SIR का फुल फॉर्म आपको बताना है, SIR का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, कमेंट में जिसका आएगा उसके लिए कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है। मतलब गिफ्ट का हम गिफ्ट क्या दे सकते हैं? अच्छी क्लास देंगे, PDF दे देंगे, है ना, क्वालिटी चीज़ें देंगे। SIR का फुल फॉर्म आपको बताना है। देखिए SIR कराया क्यों जा रहा है? SIR इसलिए किया जा रहा है कि जैसे कुछ लोगों का जो वोटर ID 2 जगह से बना है। जैसे कोई पहले गाँव में था, उसके पास पैसा रुपया हुआ तो जो है शहर में प्लाट लिया, तो वहाँ का भी एड्रेस हो गया, वहाँ का भी एड्रेस है, तो गाँव में वोटर ID बनी थी, वहाँ भी बना चला आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी वोटर ID बनवा लिया, तो 2 जगह हो गया, है ना। तो उसको हटाया जाएगा। कोई भी जिसे जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी अभी वोटर ID में नाम चल रहा है, तो उनको भी हटाया जाएगा, नए लोगों को जोड़ा जाएगा। तो इस सब चीज़ों के लिए जो है SIR कराया जा रहा है। SIR का फुल फॉर्म आपको बताना है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको अगले वीडियो में करा देंगे। भारत में मत देने की विधिक उम्र क्या हो जाएगी बताइए? तो भारत में जो मत देने की विधिक उम्र है, यह अनुच्छेद किसमें है? जो मत देने की विधिक उम्र है, अनुच्छेद सबसे पहले बताइए, अनुच्छेद 326 में कौन सा संविधान संशोधन आया था? 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1988, है ना। 61वां संविधान संशोधन 1988 निर्धारित है। बाद में उसमें उनका राजीव गांधी का चुनाव होने वाला था ना, याद रखिएगा। राजीव गांधी जो है इलेक्शन के पहले जस्ट हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि इससे पहले जो वोट देने की आयु थी वह कितनी थी? वह थी आपका 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। इसके बाद 61वां संविधान 1988 में होता है, इसके बाद वोट देने की आयु हो जाती है 18 वर्ष। कितनी हो जाती है? 18 वर्ष हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करा है कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भाई? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में चुनाव कराने व मतदाता सूची का देख रेख अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद 324 में आ जाएगा। ओके सर। मतदाता सूचियों की तैयारी किस अधिनियम के तहत होती है? आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत। 18 वर्ष पूरे होते ही पंजीकरण कब से किया जा सकता है? तो उसमें एक फॉर्म आता है, कौन सा? फॉर्म 6। तो उसमें जो है SIR के माध्यम से, SSR के माध्यम से मसौदा प्रकाशन से वर्ष भर अग्रिम आवेदन संभव है, नाम सूची संशोधन के दौरान जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कैसा लगा कैसा नहीं लगा ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ तक आप आए उसके लिए थैंक यू, और एक प्रोत्साहन के लिए हमें जो है कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो एक बढ़िया सा कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। आप जितना प्रोत्साहित करेंगे उतना बेहतरीन कंटेंट आपको देने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। अच्छा हाँ, जो पुराने के क्लास हो चुके हैं ना मूल विधि के, और हिंदी का भी नहीं देख रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। हिंदी का भी देखिए एक बार जाके। तो कैसे कैसे क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन तो कराते ही नहीं है ना, वो सब क्वेश्चन तो सब करा लेंगे, वो सब क्वेश्चन आपको तो पता ही है। वही पढ़ो जो याद ना होता हो, है ना। बाकी तो काफ़ी समय से लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसको देखिए। जो अभी तो समय कम से कम कितना हो गया, लगभग मान लीजिए 90 दिन होगा, ठीक है। तो 90 दिन में अच्छी तैयारी करिए और अच्छे प्रश्नों को करिए, है ना। मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारी आवाज़ को आप देख रहे होंगे थोड़ी बैठ गई आज, लगभग कितना हो गया, 1.5 घंटे, 1 सवा घंटे हो गया है। और पहले आवाज़ सुनिए और अभी की आवाज़ में अंतर दिखेगा साफ साफ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।